हेलो फ्रेंड्स, लेके आई हैं आपके लिए एक बार फिर से इम्पोर्टेंट वीडियो। लास्ट वाली वीडियो में हमने की थी थ्योरीज नेम और उनसे रिलेटेड साइकोलॉजिस्ट के बारे में जाना था कि कौन से साइकोलॉजिस्ट ने अपनी थ्योरी में क्या बता रखा है। आज हम उसी का सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हमने लास्ट टाइम बताया था कि अभी भी बहुत सारी वीडियो रहती हैं जिनके बारे में डिस्कस करना अभी रहता है। और ये सभी वीडियो आपको मिल रही हैं CDP स्पेशल क्लासेस में। तो अगर इससे पहले वाली वीडियो आप देखना चाहते हैं तो CDP स्पेशल क्लासेस प्लेलिस्ट में जाके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। मैं मनजीत कौर और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ बाय मनजीत कौर। तो देखते हैं पहली या आज की हमारी जो थ्योरी है वो कौन सी है। तो आज की हमारी पहली थ्योरी का नाम है सोशियो कल्चरल थ्योरी, जो दी थी लेव वेगोत्स्की ने। तो अब तक गाइज हमने जितनी भी थ्योरी पढ़ी है डेवलपमेंट की, ये थ्योरी भी है डेवलपमेंट की ही। तो जितनी भी हमने डेवलपमेंट की थ्योरी अभी तक पढ़ी हैं वो सभी थ्योरी क्या कहती हैं, सभी साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया है, डेवलपमेंट की स्टेज में उनको बांट दिया है। उन्होंने बताया है कि डेवलपमेंट कैसे होता है, स्टेजेस में होता है। और किस किस ने ऐसे बोल रखा है, जीन पियाजे ने अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में स्टेजेस दी हैं, 4 स्टेज इन्होंने दी हैं। अगर हम सिगमंड फ्रॉइड की बात करें तो उन्होंने भी 5 स्टेज दी हैं अपनी साइको सेक्सुअल स्टेजेस उन्होंने दे रखी हैं। एरिक्सन की बात करें साइको सोशल डेवलपमेंट, उन्होंने भी 8 स्टेज दी हैं। तो कहने का मतलब यह है कि डेवलपमेंट से रिलेटेड स्टेजेस दी हैं सभी साइकोलॉजिस्ट ने इनसे पहले, लेकिन ये कहते हैं कि डेवलपमेंट में स्टेजेस की कोई आवश्यकता नहीं होती, डेवलपमेंट स्टेजेस में नहीं होता। तो कैसे होता है डेवलपमेंट इनके अकॉर्डिंग होता है सोशल इंटरेक्शन के थ्रू। कैसे होता है डेवलपमेंट इनके अकॉर्डिंग होता है सोशल इंटरेक्शन के थ्रू डेवलपमेंट होता है बच्चे का। इन्होंने कहा बच्चा जन्म के समय कोई भी डेवलपमेंट उसमें नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। वो एनवायरनमेंट में जब आता है, सोशल इंटरेक्शन करता है, समाज के साथ में अंतःक्रिया करता है, तब उसका डेवलपमेंट होना शुरू होता है और तभी वह सारी चीज़ें सीखता है। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में 2 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रखा है, 3 चीज़ें हम कह सकते हैं। एक तो सोशल इंटरेक्शन, दूसरा इन्होंने स्कैफोल्डिंग की बात की। किसकी बात की? स्कैफोल्डिंग की बात करी। और तीसरा इन्होंने बात करी ZPD। ये 2 कॉन्सेप्ट हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। आप इस वीडियो को डिटेल में जाके देख सकते हैं डेवलपमेंट प्लेलिस्ट में। जब आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे वहाँ पे जाके उस थ्योरी में पूरी डिटेल में थ्योरी बना रखी है, तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट हमारे पास हैं ब्रोनफेनब्रेनर। थोड़ा अटपटा सा नाम है, इनका पूरा नाम है यूरिन ब्रोनफेनब्रेनर। इन्होंने क्या दिया है, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। थ्योरी की जगह पे आपको कई बुक्स में लिखा मिल सकता है मॉडल। थ्योरी की जगह पे क्या मिलेगा, इकोलॉजिकल सिस्टम मॉडल या इकोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, तो इनका आपको बुक्स में कुछ इस तरह से डायग्राम मिलेगा। इस तरह से आपको 5 सर्कल मिलेंगे। सबसे अंदर मिलेगा चाइल्ड या पर्सन लिखा मिलेगा। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने डेवलपमेंट में 5 तरह के सिस्टम बताए कि बच्चा इन 5 सिस्टम से होकर गुजरता है अपनी पूरी लाइफ में। और उन्होंने क्या सिस्टम बताया, सबसे पहला सिस्टम इन्होंने बताया यहाँ पर किसकी बात करी, इन्होंने बात करी माइक्रो सिस्टम की। किसकी बात करी, माइक्रो सिस्टम की। सेकंड नंबर पे इन्होंने बात करी है माइक्रो के बाद में मैसो सिस्टम की। और फिर तीसरे नंबर पे इन्होंने बताया एक्सो सिस्टम। फोर्थ नंबर पे इन्होंने दिया है यहाँ पे मैक्रो सिस्टम। और बिल्कुल लास्ट में इन्होंने बताया है नंबर 5 पे क्रोनो सिस्टम। क्या होता है, क्रोनो सिस्टम। यहाँ पर जो सबसे चाइल्ड के बाद जो आता है पहला एनवायरनमेंट वो है माइक्रो, फिर आता है मैसो, फिर आता है एक्सो, फिर आता है मैक्रो और लास्ट में 5 नंबर पे आता है हमारा क्रोनो।
तो ये कहते हैं माइक्रो वो होता है जो बच्चे का इमीडिएट एनवायरनमेंट होता है जन्म के बाद में, जैसे कि उसकी फैमिली, नेबर, जिनसे वो हर दिन कांटेक्ट में आता है, वो सारा एनवायरनमेंट होता है माइक्रो। मीसो का मतलब होता है कनेक्शन, यानी कि उसकी फैमिली और उसके स्कूल में क्या रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है तो उसके डेवलपमेंट पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। अगर उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो बच्चे के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। एक्सो बना है एक्सटर्नल से, यानी कि बाह्य वातावरण। इसमें वो वाला एनवायरनमेंट होता है जो बच्चे को डायरेक्टली प्रभावित नहीं करता, इनडायरेक्टली करता है, जैसे उसके माँ बाप का वर्क प्लेस, माँ बाप उसके स्ट्रेस में है, वर्कलोड में है वो, या फिर उसके माँ बाप का ट्रांसफ़र हो गया है, इससे रिलेटेड बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। 4 में होता है मैक्रो, यानी कि स्थूल, यानी कि बहुत बड़े लेवल का चेंजेस, बड़े लेवल का डेवलपमेंट होता है। ये है कल्चर और सोसाइटी, कम्युनिटी से रिलेटेड, किसी धर्म, जाति और हमारे जो संस्कृति है इससे रिलेटेड यहाँ पे डेवलपमेंट से जुड़ा होता बच्चा। और क्रोनो होता है बहुत ही लंबे टाइम का, ओवर टाइम, चेंजेस ओवर टाइम आता है यहाँ पे, जैसे नोटबंदी, जैसे हमारे लाइफ पार्टनर का गुजर जाना, ये होता है हमारे लाइफ टाइम तक चेंजेस रहते हैं इसमें। तो ये तो था हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोलॉजिकल थ्योरी जो दी थी ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने। अब नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट की हम बात कर लेते हैं इनके बाद में। नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट है यहाँ पर कोहलर। कौन है? कोहलर हैं। और कोहलर कौन से स्कूल से हैं? ये हैं गेस्टोल्टिज्म स्कूल से। ठीक है गाइज। और इन्होंने दिया है इनसाइट लर्निंग थ्योरी। तो जैसा कि नाम में भी दिख रहा है कि ये लर्निंग की थ्योरी है। और इनसाइट किसने दी है? इनसाइट लर्निंग कोहलर, जो गेस्टोल्टिज्म से हैं। इन्होंने एक सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर अपना एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने बताया इनसाइट, इन्होंने एक ऐसे मूवमेंट को कहा है कि इनसाइट वो सिचुएशन है, वो मूवमेंट है जब हमें हमारी प्रॉब्लम का सडनली, अचानक से सॉल्यूशन मिल जाता है। इनसाइट कौन सी मूवमेंट है? वो मूवमेंट है जब हमें हमारी प्रॉब्लम का अचानक से सडनली सॉल्यूशन मिल जाता है। और जब हमें सॉल्यूशन मिलता है तो हमें कैसी फीलिंग आती है? आहा फीलिंग आती है, वाव, वंडर वाली फीलिंग आती, आहा, कि हमें हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है। तो इन्होंने ये जो सिचुएशन है सुल्तान के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके हमें समझा रखी है। आपको इनके एक्सपेरिमेंट डिटेल में लर्निंग की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जहाँ पे इनसाइट लर्निंग थ्योरी बाय कोहलर नाम से वीडियो आपको मिल जाएगी। तो नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट है यहाँ पे कर्ट लेविन। क्या नाम है इनका? कर्ट लेविन। इन्होंने क्या दी है? फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। इन्होंने भी लर्निंग की थ्योरी ही दे रखी है। इस थ्योरी का एक नाम और है, क्या है वो? स्पेस थ्योरी। क्या नाम है गाइस? स्पेस थ्योरी। स्पेस थ्योरी और फील्ड थ्योरी कैसे इसका नाम पड़ा वो हम जानते हैं। कर्ट लेविन ने जो ये थ्योरी दी है ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये बेस्ड है एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर। कैसे? साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है ये थ्योरी। इनका कहना है कि हर एक इंडिविजुअल का, हर एक पर्सन का अपना एक फील्ड होता है परसेप्शन का, अपना एक फील्ड, अपना एक फोर्स होता है। उसी फील्ड में रहकर ये अपने सारे काम करता है, सारी अपने गोल सेटिंग करता है, अपनी इच्छाओं को रखता है और उसी फील्ड में रहकर ही यह अपने सारी एक्टिविटी, पूरी ज़िंदगी जीता है। इस फील्ड को उन्होंने कहा है साइकोलॉजिकल फील्ड। क्या कहा? साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट कहा है। एक साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में रहकर इंसान अपनी पूरी जीवन बिता देता है, यहीं पर अपनी इच्छा, दुख, सब कुछ यहीं पर करता है, अपने गोल सेटिंग यहीं पर करता है। और इसी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल भी आते हैं, सॉरी वेरिएबल यहाँ पे आते, बैरियर भी आएंगे उसके लिए। ठीक है। तो इस तरह से बहुत से कॉन्सेप्ट इन्होंने दे रखे हैं जो आप कर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी वाली प्लेलिस्ट में, लर्निंग वाली प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से देख सकते हैं।
एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो इनके एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, एक फॉर्मूला है इन्होंने दिया था लर्निंग का, वो क्या फॉर्मूला है, B इज इक्वल टू F इंटू P इंटू E, ये इन्होंने फॉर्मूला दिया था। तो B यहाँ पर किसके लिए यूज़ किया जाता है, B यहाँ पर यूज़ किया जाता है बिहेवियर के लिए, और F यहाँ पर यूज़ किया जाता है फंक्शन के लिए। F किसके लिए किया जाता है, F से होता है फंक्शन, और P से होता है पर्सन, E से होता है एनवायरनमेंट। तो कहा कि इस फॉर्मूले से ही उन्होंने बताया है कि इंसान कैसे सीखता है। उन्होंने कहा कि ऐसे फंक्शन, ऐसे कार्य जब एक पर्सन एनवायरनमेंट से अंतरक्रिया करता है तो उससे रिलेटेड ही जो फंक्शन होते हैं वो कहलाते हैं उसका बिहेवियर, और वो किस में होता है, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में ये सारी चीज़ें करता है। तो ये किसके बारे में हमने बात करी अभी, ये हमने दो साइकोलॉजिस्ट के बारे में बात कर ली यहाँ पे। इनसाइट लर्निंग थ्योरी कॉलर ने दी, कर्ट लेविन ने क्या दिया, फील्ड या स्पेस थ्योरी दी लर्निंग की। नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने क्या दिया है, थॉर्नडाइक ने दी है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये थ्योरी भी किसकी है, ये थ्योरी भी हमारी लर्निंग की ही है, जो कि लर्निंग वाली प्लेलिस्ट में डिटेल में आपको मिल जाएगी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना किया था कैट के ऊपर। किसके ऊपर किया था, कैट के ऊपर। और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के निचोड़ में बताया था, निष्कर्ष में बताया था कि जितने हमारे ट्रायल बढ़ते जाएंगे, ट्रायल ऑफ नंबर हमारे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ही हमारे एरर यानी कि हमारी गलतियां कम होती जाएंगी। तो इन्होंने देखा कि बिल्ली ने जितने प्रयास लिए, जितने प्रयास उसके बढ़ते गए, वैसे वैसे उसकी गलतियां भी कम होती गई। ये इन्होंने बताया था। तो इन्होंने कहा किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमें बार बार अभ्यास, बार बार प्रयास करना चाहिए, और जितने हमारे अभ्यास होंगे, जितनी हमारी प्रैक्टिस होगी, उतने ही हमारे मिस्टेक के चांसेस कम होते जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने दिए थे दो तरह के लॉ। एक तो इन्होंने दिया था प्राइमरी लॉ, और एक इन्होंने दिया था सेकेंडरी लॉ। प्राइमरी लॉ इन्होंने 3 तरह के दिए थे, और सेकेंडरी लॉ कई बुक में आपको 5 मिल जाएंगे, और 5 से अधिक में मिल जाएंगे कई बुक में। और जितने भी लॉ दिखाए जाते हैं, जितने भी लॉ आपको मिलते हैं नेट पे या बुक में, वो सारे के सारे मैंने अपने इस ट्रायल एंड एरर थ्योरी वाली वीडियो में बता रखा है, जो कि आपको लर्निंग प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्राइमरी लॉ इन्होंने 3 बता रखा। इन्होंने कहा था कि इंसान को हम तभी सिखा सकते हैं जब वह सीखने के लिए रेडी होगा। एक इंसान को हम सिखाई हुई चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे तो वो चीज़ उसे पक्की हो जाएगी, और जब वह इस चीज़ का यूज़ करेगा, सीखी हुई चीज़ को अप्लाई करेगा, तब वह अगर सफलली उसको यूज़ कर पाता है सफलतापूर्वक, तो आगे चलकर उसे और भी अच्छे से यूज़ करेगा, मोटिवेट होगा आगे यूज़ करने के लिए। तो ये थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। किसके द्वारा दी गई थी, ये थॉर्नडाइक के द्वारा। नेक्स्ट हम थ्योरी की बात कर लेते हैं। तो ये थ्योरी है क्लार्क हल की। क्लार्क हल ने दी है ये थ्योरी मोटिवेशन की। मोटिवेशन की थ्योरी हमने लास्ट वाली वीडियो में पढ़ी थी, वो कौन सी थी, नीड हायरार्की नीड हमने पढ़ी थी, और वो किसने दी थी, मैस्लो ने दी थी। और यहाँ पे बात हो रही है ड्राइव की। तो हमने मोटिवेशन का साइकिल पढ़ा था, जिसमें ड्राइव नाम का एक वर्ड आया था, जो कि आपको मोटिवेशन साइकिल वाली प्लेलिस्ट में, मोटिवेशन वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ पे आप मोटिवेशन साइकिल में देख सकते हैं कि वहाँ पे एक ड्राइव वर्ड हमने पढ़ा था। तो क्लार्क हल कहते हैं कि जब तक हमारे अंदर ये ड्राइव है, तब तक हम किसी इंसान से काम करवा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं हम कि जब तक हमें भूख लगी हुई है, जब तक हमारे अंदर भूख है, तब तक हम उस इंसान से काम करा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि तू मेरा ये काम कर दे तो मैं तुम्हें खाना दे दूंगा। तो जब उसने काम किया तो आपने उसको खाना दे दिया, तो खाना देने के बाद में वो आपका कहा नहीं मानेगा, वो आपका काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी क्या थी ड्राइव, यहाँ पे क्या चाहिए था, उसे खाना चाहिए था। और जब तक उसकी भूख थी,
जब तक उसकी भूख थी तब तक वो आपका कहना मान रहा था, तब तक वो आपका काम कर रहा था। और जैसे ही उसे खाना मिल गया उसकी भूख शांत होगी। यानी कि जब ड्राइव कम होती जाती है तो काम करने का लेवल भी कम होता जाता है, काम भी कम होता जाता है। तो इस तरह से इन्होंने बताया, किसने? क्लार्क हल ने। नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट की हम बात करते तो नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट है यहाँ पे फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग। ये इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी से रिलेटेड है थ्योरी, और मोटिवेशन की ही थ्योरी है ये। इन्होंने 2 फैक्टर बताए हैं किसी भी काम को करने और ना करने के। एक तो इन्होंने कहा है कि जिससे हम मोटिवेट होकर काम करते हैं, और एक इन्होंने कहा जिससे हम अपने आप को रोकते हैं काम करने से। सेकंड यहाँ पे है गोल सेटिंग थ्योरी, जो दी थी एडविन लॉक और डॉक्टर ग्रे लाथम ने। इनका कहना कि हम एक गोल सेट कर लेते हैं, और जब तक हम उस गोल को अचीव नहीं कर लेते, जब तक हम अपने गोल तक नहीं पहुंचाते, तब तक हम शांत होकर नहीं बैठते, तब तक हमारे अंदर मोटिवेशन बना रहता है। तो बिल्कुल सही बात है भाई। अब हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जब तक हमारा एग्ज़ाम क्रैक हम नहीं कर लेते, तब तक हमारे अंदर जी तोड़ मेहनत करने की मोटिवेशन बना रहता है। और जैसे ही हमने एग्ज़ाम दे दिया वैसे ही हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है। और जैसे ही हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है तो 2 ही काम होते हैं, या तो हम नेक्स्ट लेवल या फिर नेक्स्ट इससे ऊपर वाले एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, या फिर हम छोड़ देते हैं, यानी कि मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। तो क्या है ये मेन कहना क्या इस थ्योरी का, कि गोल हमने जो डिसाइड किया उस गोल तक पहुंचने तक हमारा मोटिवेशन हाई यानी कि पीक पॉइंट पर बना रहता है। नेक्स्ट थ्योरी है यहाँ पे ग्रुप फैक्टर थ्योरी, और ये दी है थर्स्टन ने। अब थर्स्टन क्या कहते हैं? थर्स्टन कहते हैं यहाँ पर कि हमारे पास इंटेलिजेंस तो एक होती है, हमारे पास बुद्धि तो एक होती है, लेकिन उस बुद्धि के फैक्टर अनेक होते हैं। फैक्टर कितने होते हैं? फैक्टर अनेक होते हैं। और इन्होंने अपनी थ्योरी में कितने फैक्टर दे रखे हैं? इन्होंने अपनी थ्योरी में दे रखे हैं 7 फैक्टर। और ये 7 फैक्टर के अंदर एक एबिलिटी है, ये हर एक फैक्टर एक एबिलिटी होती है इसमें। हर फैक्टर में एक एबिलिटी होती है, हर फैक्टर के पास अपनी एक एबिलिटी होती है, और इन एबिलिटी को उन्होंने नाम दिया PMA, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। क्या नाम दिया इन्होंने? प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। ये नाम दिया इन्होंने इन 7 एबिलिटी को। तो इन्होंने कौन कौन सी एबिलिटी दे रखी है आप फटाफट से लिख लीजिए, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी एबिलिटी थर्स्टन ने नहीं दी। तो इस तरह से सभी हम कब बता पाएंगे? जब हमें सभी के सभी पता होंगे कि ये वाली एबिलिटी या ये वाले फैक्टर इन्होंने दे रखे हैं, तभी तो हम अलग कर पाएंगे। तो कौन कौन सी है? पहले इन्होंने दी थी वर्बल इंटेलिजेंस या वर्बल फैक्टर कह सकते हैं। सेकंड इन्होंने दिया था वर्ड फ्लुएंसी। सेकंड इन्होंने क्या दिया था? वर्ड फ्लुएंसी। थर्ड इन्होंने दी थी न्यूमेरिकल एबिलिटी। थर्ड इन्होंने दी है न्यूमेरिकल एबिलिटी। 4 इन्होंने दिया है मेमोरी। और 5 इन्होंने दिया है यहाँ पर रीजनिंग। 6 इन्होंने क्या दिया है? स्पेशल विजुअलाइजेशन। और नंबर 7 पे इन्होंने दिया है लास्ट परसेप्चुअल एबिलिटी। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में कितनी एबिलिटी बताई है? 7 बताई है। उन एबिलिटी को क्या नाम दिया इन्होंने? प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। तो हम नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट की बात कर लेते हैं जिनका नाम है हार्वर्ड गार्डनर। और इन्होंने क्या थ्योरी दी है? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इन्होंने कहा, अक्सर बच्चे इन दोनों थ्योरी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रुप फैक्टर किसने दी है, इंटेलिजेंस किसने दी है, एक दूसरे का नाम चेंज करके उनको ऐसे कंफ्यूजन बना रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, थ्रस्ट ने दिया था फैक्टर, बुद्धि एक बताई लेकिन फैक्टर अनेक बताए। बट हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि इंटेलिजेंस बहुत सारी होती है हमारे पास, बहुत सारी हमारे पास बुद्धि होती है। और ये कहाँ के हैं? ये साइकोलॉजिस्ट हैं अमेरिका के। उन्होंने कहा हमारे पास बुद्धि बहुत सारी होती है। और कितनी होती है?
7, 8 या 9? कितनी तरह की बुद्धि बताई इन्होंने, 7, 8 या 9? इसी तरह से क्वेश्चन इनका पूछ लिया जाता है। तो हम बात करते हैं कि इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, बुक पब्लिश करी थी जिसका नाम था द फ्रेम्स ऑफ माइंड। द फ्रेम्स ऑफ माइंड इन्होंने बुक लिखी थी। और कब लिखी थी ये बुक लिखी थी इन्होंने 1983 में। तो 1983 में इन्होंने बुक लिखी द फ्रेम्स ऑफ माइंड। और तो इन्होंने बताया कि हमारे अंदर 7 तरह की इंटेलिजेंस होती है। कितनी तरह की? 7 टाइप की इंटेलिजेंस होती है। कब बताया इन्होंने? 1983 में। और फिर आगे चलकर 1998 में इन्होंने बताया, एक और इंटेलिजेंस को जोड़ दिया और इन्होंने बताया कि हमारे पास 8 टाइप की इंटेलिजेंस होती हैं। बट अभी भी ये नहीं रुके और इन्होंने 2000 में फिर से एक और इंटेलिजेंस को ऐड कर दिया। तो अब इनका कहना है कि 9 टाइप की इंटेलिजेंस हैं। तो लॉजिकली हमारे पास होनी चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए कि 9 टाइप के इंटेलिजेंस हैं। बट अगर आप एग्जाम में 9 लगा दोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा? क्योंकि NCERT ही बुक हम फॉलो करते हैं प्रिपरेशन के लिए और NCERT से ही क्वेश्चन सही माना जाता है, जो NCERT में सही होता है। जब आप ऑब्जेक्शन लगाते हो तो आप NCERT को दिखाते हो प्रूफ में, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही माना जाता है। NCERT अभी तक अपडेट नहीं हुई थी, तो NCERT में 1998 यानी कि 8 टाइप की इंटेलिजेंस ही बताई गई हैं जो कि इन्होंने दी थी। तो कौन कौन सी इंटेलिजेंस बताएंगे आप? 8 तरह की इंटेलिजेंस बताएंगे। और कौन, जल्दी लिख लेते हैं क्योंकि इनमें भी क्वेश्चन इसी तरह का बन जाता है कि कौन सी इंटेलिजेंस गार्डनर ने नहीं दी। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि कितनी टाइप इन्होंने दे रखी है, तो 8 टाइप दे रखी है, आप 8 ही लगा के आएंगे निशान। दूसरा आप बताएंगे कि कौन सी इंटेलिजेंस इन्होंने नहीं दी, तो उसके लिए हमें सभी पता होनी चाहिए। तो आप फटाफट लिख लीजिए। पहले नंबर पे आप लिखेंगे वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, सेकंड आप लिखेंगे लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, थर्ड आप लिखेंगे स्पेशियल विजुअल इंटेलिजेंस, फिर नेक्स्ट आप लिखेंगे बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, नेक्स्ट आप लिखेंगे म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इससे नेक्स्ट आप लिखेंगे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इसके बाद आप लिखेंगे इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस। और ये हो गई कितनी तरह की? 7 तरह की। फिर आप लिखेंगे नेक्स्ट नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस और लास्ट में आप लिखेंगे एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। तो ये कितनी तरह की होगी? हमारे पास 8 होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 तरह की इंटेलिजेंस यहाँ पे होगी। ये 9 की 9 आपको याद रखनी चाहिए। लेकिन हम एग्जाम में कितनी बताएंगे? 8 पे हम टिक करेंगे कि 8 तरह की ही इन्होंने इंटेलिजेंस बता रखी है। अब देखते हैं नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट, जो कि आज की हमारी आखिरी थ्योरी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये है, किसने दी थी? रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने। इन्होंने क्या बताया? इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है। इन्होंने सक्सेसफुल इंटेलिजेंस की बात करी। किस चीज़ की बात करी इन्होंने बात करी कि हमारे पास सक्सेसफुल इंटेलिजेंस होती है और इस सक्सेसफुल इंटेलिजेंस से हम जो काम करते हैं तो हमें ऑब्वियसली सक्सेस मिलेगी। बट ये सक्सेसफुल इंटेलिजेंस डिपेंड करती है 3 एस्पेक्ट के ऊपर। वो 3 एस्पेक्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट है एस्पेक्ट एनालिटिकल एस्पेक्ट और जिसका दूसरा नाम है कंपोनेंट एस्पेक्ट। दूसरी है क्रिएटिव एस्पेक्ट या एक्सपीरियंशियल एस्पेक्ट। थर्ड है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट या फिर कॉन्टेक्चुअल
आस्पेक्ट। हिंदी में इसे कहेंगे हम विश्लेषणात्मक पहला, सेकंड हम कहेंगे रचनात्मक बुद्धि और थर्ड हम कहेंगे व्यवहारिक बुद्धि। तो एनालिटिक जो हमारी इंटेलिजेंस होती है इसको कंपोनेंट इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। इससे हम क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी रखते हैं। कुछ ना कुछ नया हम यहाँ पे बना लेते हैं जिससे कि हम अपनी इंटेलिजेंस से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाएँ। सेकंड वाली में क्या होता है कि हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि हम न्यू सिचुएशन में अपनी पास्ट एक्सपीरियंस को यूज़ करके करेक्ट या करंट स्किल से हम क्या कर सके, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सके। यानी कि नई सिचुएशन में अपने स्किल्स को, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। क्योंकि इसका दूसरा नाम क्या है, एक्सपीरियंशियल, और इसका दूसरा है कंपोनेंट्स। थर्ड है यहाँ पे प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल है यानी कि हम अपने एनवायरनमेंट में कैसे एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर पाते हैं, कैसे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने आप को फ्लेक्सिबल बना पाते हैं। जैसा एनवायरनमेंट वैसे अपने आप को ढालना या अपने अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट को चेंज कर लेना, इस तरह से हम अपने आप को फ्लेक्सिबल सिचुएशन यहाँ पे बना लेते हैं। तो इसका क्या नाम है, प्रैक्टिकल, और दूसरा क्या नाम था इसका दूसरा नाम था कॉन्टेक्सचुअल। ठीक है गाइस, तो ये हो गई यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि हमारे पास सक्सेसफुल इंटेलिजेंस होती है जो कि 3 एस्पेक्ट पर डिपेंड करती है। तो आज हमने इन थ्योरी के बारे में थोड़ा थोड़ा जाना है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ पे हमने एक तो लर्निंग प्लेलिस्ट से रिलेटेड थ्योरी के बारे में बात करी, एक हमने मोटिवेशन के बारे में बात करी और इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में हमने बात करी। इन सभी की अलग अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनमें जाकर डिटेल में इन थ्योरीज को पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, आगे से आगे शेयर कीजिए। आपका शेयर, आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचाने में। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को, अपने भाई बंधुओं को भी चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नई वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गाइज बाय बाय, टेक केयर।